हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मैटर। जैसे ये मार्कर मैटर है क्योंकि इसके पास कुछ मास है, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, सो दिस इज मैटर। ये व्हाइट बोर्ड मैटर है, इंक मैटर है, मैं मैटर हूँ, आप मैटर है, मोबाइल मैटर है, ट्राइपॉड स्टैंड मैटर है। ठीक है, तो जिसके पास भी मास है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज मैटर। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये जो मैटर है इसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है। जैसे एक रेन ड्रॉप का एग्जांपल है, रेन ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। इमेजिन करो, एक रेन ड्रॉप, एक पानी की छोटी सी बूंद, कितने पार्टिकल्स उसमें 10⁻21 अप्रॉक्सीमेटली। बूंद छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो मैटर क्या है, मैटर का नेचर, फिजिकल नेचर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और ऑल मैटर इन द यूनिवर्स हैज दीज टाइनी पार्टिकल्स एज देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे मैटर के। अब मैटर कंटिन्यूस होता है या पार्टिकल इन नेचर होता है। मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, पार्टिकल, इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर मीन्स पार्टिकल लाइक। ठीक है, पार्टिकल से बना है, हमने बोला ना मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। इसके बाद हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी एक्टिविटी से समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दे आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी, आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी थी जिसमें हमने क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के और वाटर में डिजोल्व किया था। ठीक है, 100 ml वाटर में डिजोल्व किया था पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स को। फिर इसके बाद हमारे पास एक 100 ml का जो लिक्विड तैयार हुआ है, पर्पल कलर लिक्विड, उसमें से हमने 10 ml दूसरे कंटेनर में डाला था जिसमें 90 ml वाटर है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम करते गए थे, इसको रिपीट किया था 5 to 8 टाइम्स। तो हमने क्या देखा था, लास्ट में भी हल्का सा पर्पल कलर हमें मिला था, पर्पल पिंक कलर मिला था। ठीक है, इसका मतलब वो जो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका पर्पल पिंक कलर का इफेक्ट है, वो हमें 5 to 8 टाइम्स रिपीट करने पे भी मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके बाद दे हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटी की थी, ये वाली, जिसमें हमने वाटर में सॉल्ट या शुगर ऐड किया था। ठीक है, तो क्या देखा था, वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। इसका मतलब वो जो हमने सॉल्ट या शुगर डाला वाटर में, तो वो कहाँ गया, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस था वहां पर सॉल्ट या शुगर चला गया। ठीक है, इसलिए दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इंसेंस स्टिक का, इंसेंस स्टिक को हमने जलाया, अगरबत्ती को एक रूम के कॉर्नर में जलाया, पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल गई, फ्रेगनेंस आ गया। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड में ग्रेटेस्ट होगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स में थोड़ा कम और गैस में और कम। ठीक है, तो ये मैंने अगर कोई एक सॉलिड बनाया है, ये लिक्विड और ये गैस, तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, they are very close to each other, compactly arranged, so force of attraction will be much much stronger. ठीक है, and space will be least. Intermolecular interparticle space is least in solids and attraction is maximum. ठीक है, लिक्विड में कंपैरेटिवली सॉलिड से कम अट्रैक्शन होगा और स्पेस ज़्यादा होगा, और गैस में अट्रैक्शन लीस्ट, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और स्पेस इंटरपार्टिकुलर स्पेस, इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बाद एक टर्म हम लेते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अपने आप अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। यही टर्म आप बायो में भी पढ़ेंगे। बायो में हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एक्चुअल में वही है, सेम चीज़ है, बस अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, वाटर में इंक हमने डाला तो क्या हुआ, पूरे में स्प्रेड हो गया, इंटरमिक्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, अब डिफ्यूजन सॉलिड सॉलिड में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में, सब तरह से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, लिक्विड लिक्विड में अच्छा डिफ्यूजन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे इंक इन वाटर, या गैस इन गैस, कभी एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो गैस इन गैस का डिफ्यूजन। ऐसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो यूज करते हैं वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन और डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, गैस इन लिक्विड का डिफ्यूजन।
ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप क्लासीफाई करते हैं। तो इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और साथ में डिफरेंस भी समझते जाएंगे। सॉलिड्स का क्या होता है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, जैसे ये डेफिनेट शेप एंड साइज। देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। आप बोलेंगे स्पंज में अलग होता है शेप और साइज, हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम जनरल बात कर रहे हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल। तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज विथ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, कुछ वॉल्यूम है इसका, ठीक है। सभी चीज़ों का जो भी सॉलिड होगा उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज होगा। दे हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ही होता है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस मच, ठीक है, इसको तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इन जनरल सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। They may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो ये भी जनरल बात करें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम जनरली बोलते हैं सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब दे मे ब्रेक अंडर फोर्स, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो टूट सकते हैं, ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, हम इसका शेप चेंज नहीं कर सकते, इसका शेप चेंज करना डिफिकल्ट है, इसलिए हमने बोला कि ये रिजिड है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज फिक्स्ड। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट, क्योंकि वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए अरेंजमेंट फिक्स होता है सॉलिड्स में। नेक्स्ट लेते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड। पार्टिकल्स सॉलिड्स में ज़्यादा क्लोज होता है, इसमें भी क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड के जितने क्लोज नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जैसे हमने मिल्क को ग्लास में डाला तो वो का शेप ले लिया, अगर हमने बोल में डाला तो वो शेप ले लिया, ठीक है। तो लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे हमने 50 ml लिया या 250 ml लिया मिल्क, या 500 ml मिल्क लिया या कुछ भी लिक्विड लिया, तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे आर नॉट मच कंप्रेसिबल, ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच का है। सॉलिड में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का इंटरमीडिएट इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, जैसे हमने इनको वाटर में डाला तो फटाफट वो डिजोल्व हो गई, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं गैसेस। गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, ना डेफिनेट शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। दे ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, किसी कंटेनर में आपने कुछ वॉल्यूम की गैस को डाला तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो होल स्पेस ऑफ द कंटेनर को वो ले लेगी, जगह उसकी जगह ले लेगी, होल स्पेस में वो फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। फिर इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स तो स्पेस मैक्सिमम होता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, ये मैंने भी बता भी दिया। मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम गैसेस को, जैसे हमने LPG सुना है और CNG, ये दो गैसेस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इतनी पेट्रोलियम गैस को इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस को हमने इतना कंप्रेस किया कि वो लिक्विफाई हो गई। तो दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड लिक्विड गैस में से सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम कर सकते हैं गैस को। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, फास्ट भी होता है और सबसे ज़्यादा भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर, मैटर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो हम आइस, वाटर और वाटर वेपर इसको कंसिडर करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। वाटर का जो वाटर से आइस बनना या आइस से वाटर बना, ये फिजिकल चेंज है। तो देखो, जब आइस से वाटर बनेगा, सॉलिड से लिक्विड, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है। तो आइस से जब वाटर बना तो हमने बोला कि आइस मेल्ट हो गई, जनरली ऐसे ही बोलते हैं, आइस मेल्ट हो गई मीन्स फ्यूजन या मेल्टिंग। अब वाटर से वाटर वेपर बना मीन्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो वो कैसे हो सकता है? बॉइलिंग से भी हो सकता है और वेपोराइजेशन से भी हो सकता है। बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के बाद वो लिक्विड से वाटर वेपर बनेगा, और वेपोराइजेशन टर्म भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग या वेपोराइजेशन मीन्स वाटर से वाटर वेपर बनना। इसके बाद वाटर वेपर से वापस वाटर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। जैसे हमने पढ़ा था, एक कढ़ाई में हमने सब्जी बनाई है तो उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई है, तो कंटेनर जो प्लेट ढकी हुई है उसके अंदर इनर सरफेस पे, इनर वॉल्स पे आप देखोगे तो वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, क्योंकि जो सब्जी में पानी है
वेजिटेबल्स में थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता है, थोड़ा बहुत वाटर तो होता ही है, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वाटर उसके वेपर्स बन रहे हैं और उसको कोल्ड सरफेस मिल रहा है, तो वो जो वाटर वेपर था वो वापस वाटर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ हमने ग्लास वाली एक्टिविटी की थी, ग्लास एक आइस कोल्ड वाटर था ग्लास में, तो बाहर क्या देखा, थोड़ी देर बाद पानी की बूंदें दिखाई दी, तो क्या हुआ, एयर में जो वाटर वेपर है वो वापस कंडेंस हो गया इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो है कंडेंसेशन। वाटर वेपर से वाटर बनना वापस से, वाटर वेपर से वाटर मीन्स गैस टू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जन, कंडेंसेशन। इसके बाद लिक्विड से अगर सॉलिड बने, वाटर को हम फ्रीज करते हैं, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाती है, दैट इज फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद ये तो हो गया जनरल की सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब ऐसा भी तो होता है कुछ चीज़ों का कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, वो होते हैं जैसे कपूर, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड या नेप्थलीन बॉल्स, ये क्या होता है, सबलाइम होते हैं। सब्लिमेशन मीन्स वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपोराइज हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैशियस स्टेट में आ जाएंगे विदाउट चेंजिंग इनटू बीच वाली स्टेट लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस इज नोन एज सब्लिमेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। इसी का जस्ट उल्टा करें, रिवर्स करें, गैस से सॉलिड, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड वाली एक्टिविटी की थी, उसमें अमोनियम क्लोराइड को क्रश करके चाइना डिश पे रखा था, उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रख दिया था, ठीक है, और नीचे से हीट किया, तो अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड था, उसके वेपर्स बने डायरेक्टली, सॉलिड से लिक्विड में नहीं आया, सॉलिड से डायरेक्टली उसके वेपर्स बने और वो इनर वॉल्स पे, फनल की इनर वॉल्स पे जाके डिपॉजिट होने लगे। ठीक है, तो सॉलिड से वेपर्स बने और वेपर्स वापस डिपॉजिट होने लगे ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्वर्टेड फनल, तो वो हुआ डिपॉजिशन। ठीक है, अब इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें हम आइस को हीट करते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में हमने एक बीकर में आइस लिया है और आइस को हम हीट करते हैं। जब टेम्परेचर हम इनिशियली नोट करेंगे, यहाँ पर थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है, तो जब हम यहाँ पर थर्मामीटर में जब टेम्परेचर नोट करेंगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, जब आइस थी तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से हीट कर रहे हो तो क्या होगा, आइस से वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब थर्मामीटर में रीडिंग चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा। जब तक पूरी आइस मेल्ट होकर वाटर नहीं बन जाती तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों आएगा, आपने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ जा रही है, इन चेंजिंग द स्टेट, इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो हीट स्टेट चेंज करने में जा रही है, करने में यूज हो रही है, लेकिन वो हीट, उस हीट की वजह से टेम्परेचराइज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उस हीट को बोलते हैं हिडन हीट। लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो अभी मैंने समझाया, आइस से वाटर बनना। ठीक है, दैट उस टाइम पे जब आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, सपोज हमारे पास ये 1 kg ऑफ आइस है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस या 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point, this is known as latent heat of fusion. क्या है, the amount of heat energy required to change the temperature of 1 kg of solid into liquid, the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब इसी को आगे करते हैं हम, वाटर को और हीट किया हमने, तो वाटर यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर स्टेट चेंज और टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आप वाटर को और हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर 1 डिग्री सेल्सियस पे आया, 2 डिग्री पे आया, एंड सो ऑन करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर वाटर से वाटर सेम स्टेट, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन स्टेट, वाटर से वाटर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो टेम्परेचर राइज होता जाएगा, कब तक राइज होगा, जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद आप और हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसके बाद वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर स्टेट चेंज, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, जैसे आइस से वाटर हुआ था वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, स्टेट चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो
तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आप हीट सप्लाई वो कर रहे हो कहाँ जा रही है? इन चेंजिंग द स्टेट, इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो हीट सप्लाई हो रही है दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। ठीक है, हमने जो हीट सप्लाई की उससे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो जो हीट थी वो कहाँ गई? इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ liquid to gas, 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। यहाँ पर melting point की जगह boiling point आ जाएगा। 1 kg of liquid को आपको वेपर में कन्वर्ट करना है at atmospheric pressure at its boiling point। ठीक है, तो ये हो गई latent heat of vaporization। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे हमने टेम्परेचर चेंज किया तो स्टेट चेंज हुआ, वैसे ही अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो भी मैटर का स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते जाएं, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, प्रेशर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर कम करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, तो वी कैन लिक्विफाई गैसेस। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, एक हमने सिलेंडर लिया और इसमें हमने पिस्टन लगाया। ठीक है, ये पिस्टन, ये सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स, अब हम पिस्टन को पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना अप्लाइंग प्रेशर। हमने फोर्स अप्लाई किया मीन्स हमने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाएंगे, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाएंगे। ठीक है, और प्रेशर अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया और साथ में अगर हमने टेम्परेचर भी बहुत कम कर दिया तो क्या होगा? वो लिक्विफाई हो सकती है, गैस लिक्विफाई हो सकती है। सो वी कैन चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, वी कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी टेक्स्ट बुक में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो क्यों होती है पहले ये समझ लें कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें टू 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हम -78.5 डिग्री टेम्परेचर हम ले लें -78.5 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर ले लें और प्रेशर को डिक्रीज कर दें टू 1 एटमॉस्फेयर, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जो बीच की स्टेज है लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस, क्योंकि ये ड्राई रहा, वेट जो लिक्विड स्टेट है वेट फॉर्म में नहीं आया, सो इट इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस? बिकॉज इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट when we decrease pressure to 1 atmosphere and reduce temperature, so it will not get converted into liquid state, so it is known as dry ice। इसके बाद हम टेम्परेचर की यूनिट्स देख लेते हैं। टेम्परेचर की यूनिट्स आपकी जो दी हुई है वो है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273.15। हम हमारी कन्वीनियंस के लिए 0.15 को छोड़ देंगे। ठीक है, चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सब जगह ऐसे दिया हुआ है, ज़्यादातर बुक्स में 0.15 को इग्नोर करते हुए हम कन्वर्जन कर देते हैं। तो अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में दिया 300, तो सेल्सियस में कितना होगा? टेम्परेचर इन केल्विन -273, केल्विन में टेम्परेचर है 300 और ये है 273, माइनस करोगे तो मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। अब हम लेते हैं 573 केल्विन, तो सेल्सियस में कितना आएगा? टेम्परेचर केल्विन में 573 -273 करेंगे आप 300 केल्विन, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 293 है, तो 293 -273 कर देना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 470 है, तो 470 -273 कितना आ रहा है? 470 -273, यहाँ बचा 7 और 9, 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस करना है बस। अब हम उल्टा लेते हैं। अगर मैं TC, ध्यान से देखा, TC इक्वल टू TK -273 है, तो मैं -273 को अगर प्लस कर दूँ, दूसरी साइड लेके जाऊँ तो +273 हो जाएगा।
-273 की साइड चेंज की तो +273। तो अब टेम्परेचर केल्विन में अगर निकालना है, सेल्सियस में दिया है और टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो क्या करोगे, +273। ठीक है, तो हमारा सेल्सियस में 25 +273 प्लस कर देते हैं 298 केल्विन। नेक्स्ट टेम्परेचर केल्विन में टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस में है 373 प्लस करना है 273। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, सुनो। सपोज हमने एक स्पून पानी लिया है, एक स्पून पानी लिया और उसको स्पिल कर दिया फ्लोर पे और ओवरनाइट छोड़ दिया, तो क्या होगा, नेक्स्ट डे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सूखा मिलेगा। तो कहाँ गया पानी, क्या हमने उसको हीट किया था, हमने हीट तो नहीं किया, तो लेकिन वो वाटर से वाटर वेपर बन गया विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए स्टेट चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। कैसे कैसे, सपोज हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सपोज बहुत गर्मी का दिन है, बहुत हॉट समर डे है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, क्लोथ्स को ड्राई किया हमने, ठीक है, तो हैंग किया रस्सी पे धोने के बाद, तो समर्स में जल्दी सूखेंगे या विंटर्स में जल्दी सूखेंगे या रेनी सीजन में जल्दी सूखेंगे, सबसे जल्दी समर्स में सूखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा, तो क्लोथ्स में जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा। ई इवेपोरेशन के लिए अभी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, आप सरफेस एरिया लेते हैं ज़्यादा, सपोज आपके पास एक स्पून पानी है, ठीक है, उसको हमने फ्लोर पे स्पिल कर दिया, दूसरा उसको हमने ग्लास में डाल दिया, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा, जो हमारा हमने फ्लोर पे जो स्पिल कर दिया, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा, एक फ्लोर पे स्पिल किया और एक हमने ग्लास में डाला। ठीक है, तो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है वहाँ पर इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। इसके बाद हम लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर ह्यूमिड ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा रेनी सीजन में ह्यूमिड हो जाता है, हम बोलते हैं उमस हो गई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई एटमॉस्फेयर में, पसीना नहीं सूखता है, तो क्या हुआ, इवेपोरेशन रेट कम हो गया। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से इवेपोरेशन रेट कम हो गया, इसलिए आपका स्वेट जल्दी इवेपोरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से इवेपोरेशन रेट डिक्रीज होता है। और लास्ट में है विंड स्पीड, बहुत नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे, विंड स्पीड बढ़ा दोगे, फैन चला दोगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, पानी अगर गिरा हुआ है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो विंड स्पीड इंक्रीज करने से इवेपोरेशन रेट फास्ट होता है, विंड स्पीड इंक्रीज करने से इवेपोरेशन रेट फास्ट होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन, वाटर से वाटर वेपर बनना इज इवेपोरेशन। यहाँ पर है इवेपोरेशन से कूलिंग होती है कैसे, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसके लिए सबसे पहले हम अर्दन पॉट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो अभी समर्स में ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है तो समर सीजन में ही आप पढ़ रहे होंगे। मटके का पानी ज़रूर पिया होगा आपने। तो अर्दन पॉट मटके का पानी, जो मिट्टी का मटका होता है, उसमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है, हमने रूम टेम्परेचर का पानी उसमें डाला और कुछ घंटों में वो ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा कैसे हुआ, क्या हमने उसमें बर्फ़ डाली, बर्फ़ तो डालना ही नहीं है बिल्कुल, उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो ठंडा कैसे हुआ, देखो उसमें होते हैं माइन्यूट पोर्स, अर्दन पॉट में होते हैं माइन्यूट पोर्स, उन माइन्यूट पोर्स से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है। आपने देखा होगा मटके में अगर पानी भरा हुआ है तो बाहर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे, तो अंदर से माइन्यूट पोर्स से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है। ठीक है, अब जो बाहर पानी आया वो इवेपोरेट होगा, पानी वाटर वेपर में चेंज होगा, इवेपोरेशन होगा विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो वो इवेपोरेट होने के लिए हीट कहाँ से लेगा, अंदर जो पानी में, मटके में जो पानी है उसकी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो बाहर सरफेस पे आया पानी, वो अंदर के पानी की हीट को एब्जॉर्ब करके और वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक मटके में पानी है तब तक इवेपोरेशन चलता रहेगा। और क्योंकि अंदर की पानी की हीट उसने एब्जॉर्ब की है, इसलिए पॉट के अंदर का पानी आपको ठंडा लगेगा। ठीक है, तो पार्टिकल, अच्छा अब हम जनरल बात करते हैं कि इवेपोरेशन, क्वेश्चन है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी लॉस हुआ उसको रीगेन करने के लिए पार्टिकल्स
ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो उसके आसपास, अच्छा मटके के आसपास भी देखोगे तो ठंडक रहेगी कंपैरेटिवली, मटके के आसपास भी ठंडक होगी और अंदर भी ठंडक होगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस को रीगेन करने के लिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जैसे मटका ही ले लो आप, उसके जो बाहर पानी आया है, पानी की जो बूंदें हैं, वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स या अंदर मटके के अंदर से टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कूल, ठीक है। आसपास की सराउंडिंग भी ठंडी रहेगी। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड। तुमने देखा है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ या ऑन ओपन ग्राउंड समर्स में। आप भी अपने घर के आसपास अगर मिट्टी है या घर के आसपास पानी, बाहर पानी स्प्रिंकल करें, घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मम्मी डांटेंगी गीला क्यों कर रहे हो, हाँ फिसल जाएंगे। तो हमने पानी स्प्रिंकल किया तो क्या हुआ, पानी स्प्रिंकल करने में क्या होगा, वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस में उसने एनर्जी लूज की, तो वो जो एनर्जी लूज की वो रीगेन करने के लिए सराउंडिंग की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, और सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब की तो सराउंडिंग ठंडी होगी, कूल होगी, ठीक है। अब आ गया है क्वेश्चन आता है कि हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर्स में हम प्रेस्पायर ज़्यादा करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है। अब हमने कॉटन क्लोथ्स पहने तो जो पसीना है, जो हमारा स्वेट है, वो कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर होते हैं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। तो वो स्वेट, जैसे मेरा ये कॉटन का है तो स्वेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्वेट को इस कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो स्वेट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, बाहर आ गया। अब स्वेट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर तो क्या होगा, वो जो स्वेट है, मतलब वो जो वाटर है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर्स में, ताकि हमें कूलिंग इफेक्ट मिले। और ये कन्वर्जन में जो स्वेट है वो जब इवेपोरेट होगा तो क्या करेगा, आसपास की हीट लेगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप फेस पे पानी स्प्रिंकल कर लो तो क्या होगा, आपको ठंडक लगती है, क्यों लगी, क्योंकि आपके फेस पे जो आपने पानी डाला वो वाटर इवेपोरेट होगा और उस प्रोसेस में वो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक और यहाँ ये ले लेते हैं पहले, एसीटोन वाला। एसीटोन को हम पाम पे क्यों रखते हैं, अगर क्यों रखते नहीं, क्यों अगर रखते हैं तो आपको ठंडा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि एसीटोन इजीली वेपोराइज हो सकता है, वो वोलेटाइल लिक्विड है, इजीली वेपोराइज हो सकता है। मतलब अगर आपने पाम पे रखा है तो वो वेपोराइज हो जाएगा, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस में वो अपने पाम की हीट लेगा, इट विल गेन हीट ऑफ अवर पाम, ठीक है। तो पाम को ठंडा लगेगा, ठीक है, एसीटोन हो गया। इसके बाद अब बचा है डेजर्ट कूलर। एक क्वेश्चन है कि डेजर्ट कूलर वाई इट कूल्स मोर ऑन हॉट ड्राई डे। अगर हॉट और ड्राई डे है तो क्या होगा, वाई डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। हॉट और ड्राई है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राई है मतलब ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा और ह्यूमिडिटी कम, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट फास्ट, ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन रेट फास्ट, ठीक है। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अच्छा इवेपोरेशन होगा और कूलिंग इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है आइस कोल्ड वाटर वाला, कंडेंसेशन प्रोसेस का। आपने एक ग्लास में पानी, ठंडा पानी लिया, एकदम ठंडा, आइस डाल के ठंडा पानी हमने बना लिया, ठीक है। अब उस कंटेनर, उस ग्लास के आसपास अगर आप देखेंगे तो कुछ आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देंगे, ठंडे पानी के अंदर के बाहर, यहाँ पे ये ग्लास हमने लिया है, कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास आप ले लो, अर्दन पॉट नहीं ले रहे, पॉट में से तो बाहर निकल जाएगा पानी, हम ग्लास की बात कर रहे हैं। अगर एक टम्बलर लिया या ग्लास लिया, स्टील का या ग्लास कांच का, तो उसके आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं, तो कहाँ से आती है, अंदर पानी है, ये पानी बाहर निकल के नहीं आ रहा है, सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है उसको जब कोल्ड सरफेस मिल रहा है, सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है उसको जब कोल्ड सरफेस मिला तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन, ठीक है। इसकी वजह से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है ग्लास के आउटर सरफेस पे, अगर आपने अंदर आइस कोल्ड वाटर लिया है तो।